नमस्कार। 24 घंटे 24 रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग अगले आधे घंटे में 24 घंटे 24 रिपोर्टर में देश दुनिया की हर बड़ी खबर। शुरुआत शो की 4 बड़ी खबरों से। हमारे साथ होंगी श्रेया बहुगुणा हमें बताएंगे केजरीवाल से एंटी करप्शन ब्रांच का कंट्रोल छीनने की तैयारी की खबर है। एलजी बन सकते हैं बॉस। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजीब जंग को चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। हमारे साथ होंगी एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह। सरोज हमें बताएंगी दिल्ली बीजेपी और आपके बीच छिड़ी जंग। बीजेपी ने निकाली आपकी फरेब किताब। केजरीवाल के घर बैठक के बाद आपने साधा नोटिफिकेशन को लेकर निशाना। हमारे साथ रविकांत होंगे। रविकांत हमें बताएंगे मोदी सरकार के 1 साल होने पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा देश में छाई निराशा, पीएमओ से सरकार चल रही है। और हमारे साथ होंगे अमन चोपड़ा। अमन हमें बताएंगे आईपीएल की सीजन 8 के फाइनल में रात 8 बजे से मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। कोलकाता के ईडन गार्डन में भिड़ंत। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच का कंट्रोल छीनने की खबर। एलजी नजीब जंग हो सकते हैं एसीबी के बॉस। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी खबर के मुताबिक एसीबी का कंट्रोल भी एलजी को मिल सकता है। एंटी करप्शन ब्रांच का कंट्रोल सीएम केजरीवाल के पास है, लेकिन एलजी नजीब जंग खुद आदेश जारी करके अपने तहत ला सकते हैं। एसीबी दिल्ली में भ्रष्टाचार निरोधक कानून पर अमल का काम करती है। एसीबी के अधिकार क्षेत्र को लेकर केंद्र और केजरीवाल में तनातनी रही है। एसीबी दिल्ली पुलिस की ब्रांच है, लेकिन फिलहाल रिपोर्ट सीएम को करती है। केजरीवाल के पहली बार सीएम बनने पर एसीबी ने ही केजी बेसिन गैस मुद्दे पर रिलायंस के मुकेश अंबानी, पूर्व पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली और मुरली देवड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एसीबी का कंट्रोल छीनने पर दी चुनौती। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा एलजी और केंद्र को ये अधिकार नहीं, एलजी को दी चुनाव लड़ने की चुनौती। अगर एलजी साहब को माफ कीजिएगा, मैं एलजी साहब का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ का, लेकिन अगर उनको एसीबी चलाने का, अलग अलग डिपार्टमेंट चलाने का इतना ही शौक है, बस चुनाव लड़े और आके मुख्यमंत्री बने दिल्ली के। देखो हमने 3 महीने भ्रष्टाचार रोक के दिखाया। एलजी साहब और केंद्र सरकार क्यों इस बात से परेशान है? ये लोग रोक नहीं पाए भ्रष्टाचार। एलजी साहब तो पहले भी थे, एंटी करप्शन ब्यूरो पहले भी था, क्यों नहीं रोका भ्रष्टाचार? दिल्ली के एलजी और केजरीवाल के बीच अफसरों की नियुक्ति को लेकर हुई तनातनी अब आर पार की लड़ाई तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच तनातनी जारी। आम आदमी पार्टी ने केंद्र के दिल्ली पर गजट नोटिफिकेशन को बताया संविधान के खिलाफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपने निवास स्थान पर पार्टी के सभी विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में केंद्र के नोटिफिकेशन को लेकर बुलाए गए खास विधानसभा सत्र पर चर्चा हुई। केंद्र के नोटिफिकेशन पर केजरीवाल सरकार ने बड़े बड़े वकीलों की भी राय ली है। कोई भी हस्तक्षेप, इस तरह के नोटिफिकेशन असंवैधानिक तरीके से जो की जा रही है सरकार को एलजी के माध्यम से चलाने की, बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। और 2 दिन चर्चा होगी सत्र में, सब सामने आएगा उसमें। केंद्र के नोटिफिकेशन के बीच दिल्ली सरकार ने 26 और 27 मई को दिल्ली सरकार का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें दिल्ली सरकार को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को सामने रखा जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी ने खोला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा। आम आदमी पार्टी पर फरेब नाम से बुकलेट जारी की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आपका फरेब नाम से ये बुकलेट जारी की है। बुकलेट में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार के झूठे वादों का पिटारा खोलने का दावा किया है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर जनता के ये वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। पूरी तरह से ये 100 दिन निराशा के दिन है, जिम्मेवारी से भागने के दिन है, कन्फ्रंटेशन के दिन है, विकास को रोकने के दिन है। दिल्ली की रफ्तार को पूरी तरह से स्पीड ब्रेकर ये सरकार जगह जगह पर लगा रही है। ना तो इनका लोकतंत्र में विश्वास है, ना मीडिया में विश्वास है, ना संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास है, ना न्यायपालिका में विश्वास है। केजरीवाल सरकार के कल 100 दिन पूरे होंगे और इस मौके पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में सीएम केजरीवाल और उनके मंत्री जनता के सवालों के जवाब देंगे। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा पीएमओ से चल रही है देश की सरकार, सभी फैसले एक ही दफ्तर से हो रहे हैं। कांग्रेस ने कहा आशा की उम्मीद जगाकर देश में परिवर्तन हुआ, लेकिन अब हर ओर निराशा ही निराशा है। यहाँ मिनिमम गवर्नमेंट के नाम पे एक आदमी की सरकार, एक दफ्तर की सरकार बन गई। सत्ता का केंद्रीकरण कर लिया गया है, तो हमारे प्रजातांत्रिक जो मूल्य हैं उसको आघात पहुंचाता है। कांग्रेस ने कहा आधार कार्ड का चुनाव के दौरान बीजेपी ने विरोध किया, अब अपनी योजना बताती है।
यूपीए की योजनाओं को अपनी उपलब्धि बताकर देश की जनता से झूठ बोलती है मोदी सरकार। मोदी सरकार को फैसले लेने वाली सरकार बताने पर कांग्रेस ने किया सवाल। कहा, अगर ये सरकार फैसले लेने वाली सरकार है तो देश के सीवीसी, सीआईसी और डीआरडीओ जैसे संगठनों के प्रमुखों की नियुक्ति अब तक क्यों नहीं हुई? केजरीवाल के 100 दिन पर बीजेपी हमला बोल रही है। मोदी सरकार के 1 साल पर कांग्रेस हमला बोल रही है। फैसला जनता को करना है कि किसने कितना काम किया। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पर्रिकर के बयान से आखिर क्यों बौखला है पाकिस्तान। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान की आड़ लेकर पाकिस्तान ने भारत पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान का कहना है कि इस बयान से इस बात की पुष्टि होती है कि पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने के पीछे भारत की बड़ी भूमिका है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि ये पहली बार है जब भारत की लोकतांत्रिक सरकार ने दूसरे देश में आतंकवाद फैलाने की वकालत की है। अजीज ने कहा, आतंकवाद हमारा साझा शत्रु है और इसे हराने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना जरूरी है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की दोहरी नीति से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है। ऐसे में दूसरों पर सवाल उठाने से पहले जरूरी है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत में घुसपैठ कराने से उन्हें रोके। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कुछ दिनों पहले अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि आतंकियों को मारने के लिए आतंकी बनाने में बुराई क्या है। पर्रिकर ने पैसे देकर आतंकी तैयार करने की वकालत भी की थी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि हमेशा आतंकियों के खिलाफ सेना ही जाकर क्यों लड़े। कई आतंकी आर्थिक बदहाली की वजह से आतंकवाद के साथ जुड़ते हैं, उन्हें इसके लिए पैसे मिलते हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। आतंकियों के खिलाफ आतंकियों का इस्तेमाल करने में क्या बुराई है। रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया था कि मोदी सरकार की आक्रामक नीतियों के चलते पिछले 1 साल में जहां युद्ध विराम उल्लंघन के मामलों में 32% की कमी आई है, वहीं घुसपैठ के मामलों में भी 28% की कमी आई है। अंडरवर्ल्ड डॉन और 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा भारत। पाकिस्तान में दाऊद की संपत्ति को जब्त करने के लिए कहेगा भारत। भारत अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति जब्त करने को लेकर पाकिस्तान को औपचारिक चिट्ठी भेजने की तैयारी में है। दाऊद के अलावा मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद और जकीरुर रहमान लक्की की संपत्ति जब्त करने के लिए भी भारत पाकिस्तान से कहेगा। इन तीनों का नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकियों की लिस्ट में है, जिसके मुताबिक यूएन के सदस्य देश में आतंकी की संपत्ति जब्त होनी चाहिए। सारी दुनिया इस हकीकत को जानती है कि आतंकवाद के लिए जिम्मेदार कौन है और बराबर हम लोगों ने पाकिस्तान से ये अपील की है या आतंकवाद को रोकने में वो पूरी तरह से मदद करें। भारत के दावों के बावजूद पाकिस्तान दाऊद के उसके देश में होने की बात को झुठलाने की कोशिश करता रहा है। उसके बावजूद कई बार दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। मध्य प्रदेश में शिवराज के राज में दलितों पर अत्याचार। अलीराजपुर में 200 गांव वालों को दबंगों ने हैंडपंप का पानी पीने से रोका। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के घटवानी गांव में 200 दलित कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गंदे पानी से लोग बीमार पड़ रहे हैं। दलितों का आरोप है कि गांव के हैंडपंप से तथाकथित ऊंची जाति के लोग उनको पानी नहीं भरने देते। हम दलित लोग हैं, इसलिए हमको पानी नहीं भरने देते वो लोग, क्योंकि वो है बुरे लोग हैं वो। क्योंकि वहाँ से हम पानी भरने भी जाते हैं तो वो लोग मारपीट करने शुरू हो जाते हैं और गाली गुप्ता भी करते हैं। बच्चे हमारे जाते हैं तो उन्हें भी भगा दिया जाता है, पत्थर मारा जाता है और गाली बकी जाती है बच्चों को। यहाँ तक बड़े को गाली बकते हैं तो बच्चे क्या लगे हुए। मामले पर बवाल के बाद अब जिला प्रशासन ने जल्द दलितों के लिए अलग हैंडपंप लगाने का भरोसा दिलाया है। सवाल ये है कि अलग हैंडपंप लगाने से क्या छुआछूत की मानसिकता खत्म हो जाएगी और आजादी के 68 साल बाद भी जाति को लेकर इस तरीके का भेदभाव समाज के लिए शर्मनाक है। दलितों के साथ भेदभाव के मामले पर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर बोला हमला। सरकार पर जातिगत टकराव की राजनीति का आरोप लगाया। राजनीति के लिए और अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार संप्रदाय की यानी कि धार्मिक विद्वेष की और जातियों में टकराव की राजनीति को उसकी बात को बढ़ावा देते हैं। ये अशोभनीय है और शर्मनाक है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बैठी है और दलितों की बात करती है पूरे देश के अंदर और इस तरीके से अत्याचार करती चली जा रही है। ऐसा ही नहीं, कई जगह तो ये घटनाएं भी देखने को मिली
कि शादी के समय पे कोई भी दलित घोड़े पे नहीं बैठ सकता, उसको उतार दिया जाता है। देखिए, मुझे लगता है जब जब गर्मी आती है तो एक पानी की क्राइसिस होती है और इस क्राइसिस में कहीं ना कहीं ऐसी छुटपुट वारदातें देखने में आती है। मुझे नहीं लगता है कि इसको किसी जाति या वर्ग संघर्ष से जोड़कर देखना चाहिए। हैरानी वाली बात है कि इतनी बड़ी घटना पर बीजेपी कड़ी कार्रवाई के बजाय कह रही है कि पानी की किल्लत को लेकर हुआ था झगड़ा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह की तुलना भगवान राम से की और राज्य बीजेपी की तुलना हनुमान से। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी की महाराष्ट्र में जीत इसीलिए हुई क्योंकि केंद्रीय नेताओं ने उन्हें बल दिया। मराठी में फडणवीस ने कहा है कि हनुमान को अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था, लेकिन राम ने उन्हें एहसास कराया। महाराष्ट्र में वही काम अमित शाह ने किया। माहिती आहे की हनुमानाला त्याची शक्ती माहिती नव्हती, तो शक्ती विसरला होता, पण ज्यावेळी त्याच्या शक्तीची आठवण त्याला करून दिली की सूर्याकडे झेप घेणारा तू आहेस, सूर्य देखील कवेत घेण्याची ताकद तुझ्यामध्ये, तोच आत्मविश्वास आम्हाला अमित भाई शहांनी आणि मोदीजींनी दिला की तुमच्यात ताकद आहे, परिस्थितीचा सामना करा आणि झेप घ्या। बिहार में एनडीए के सामने कौन, इसको लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है जेडीयू और आरजेडी में। और जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि गठबंधन नहीं हो पा रहा है, उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी उन दोनों के समझौते नहीं हो रहे हैं, दिल नहीं मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी वजह से नहीं हो रहे हैं, मांझी की वजह से पेच फंस रहा है। देखिए, मांझी की वजह से अगर पेच फंस रहा है तो उसमें बीजेपी कहाँ आती है? तो मांझी और उनके बीच का मामला है। अगर लालू यादव को मांझी से इतना ही प्रेम था तो जब एक महादलित मुख्यमंत्री को अपमानित करके नीतीश कुमार ने हटाकर और खुद गद्दी पर बैठ गए तो उसमें लालू यादव चुप क्यों थे? जो हमारी ओपिनियन पोल में आया है कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है एनडीए को बिहार के चुनाव में, पर सवाल ये भी है कि चुनाव किसकी अगुवाई में लड़ा जाए, चेहरा कौन होगा। देखिए, इन सारी चीज़ों के बारे में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा। चेहरा सामने लाना कि नहीं लाना, लाना तो कब लाना, लाना तो किसको लाना कि नहीं लाना, ये सारी चीज़ें सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड पर निर्भर करती हैं और अभी बहुत समय है। और अभी जब हमारे विरोधियों ने तय नहीं किया तो हमको क्या जल्दबाजी है। पूरे उत्तर भारत में आसमान से बरस रही है आग। इलाहाबाद में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में पारा 47 डिग्री के पार पहुंचा। वीरान सड़कों की ये तस्वीरें यूपी के इलाहाबाद की हैं। दोपहर होने से पहले ही गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज इलाहाबाद का पारा 47.3 डिग्री तक जा पहुंचा। 47 के पार पारे और गर्म हवाओं के बीच लोग सड़कों पर निकलने से कतरा रहे हैं। सिर्फ इलाहाबाद ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के दूसरे शहरों का भी हाल बेहाल है। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ आगे बढ़ रही है। दिल्ली में दोपहर का तापमान 45 डिग्री तक जा पहुंचा। कानपुर में सुबह 10 बजे ही पारा 42 पर पहुंच गया। भीषण गर्मी को देखकर लोगों को घरों से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जानलेवा गर्मी से करीब 250 लोगों की मौत हो चुकी है। भीषण गर्मी में बिना बचाव के उपाय किए बाहर निकलने से बचें और पानी खूब पिएं। बिहार में सियासी पारे के साथ साथ यहाँ जो गर्मी है, झुलसाती गर्मी, उसने पटना में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इसी सड़क के कुछ आगे में मुख्यमंत्री का भी घर है, लालू यादव का भी घर है, नीतीश कुमार का जो मुख्यमंत्री है उनका घर है। लेकिन देखिए, सड़कों पर इस कड़कती धूप में, झुलसाती गर्मी में सन्नाटा पसरा हुआ है। हम जहाँ हैं, संजय गांधी जू है, चिड़ियाघर है, और चिड़ियाघर में आज इतवार है, रविवार है, छुट्टी का दिन है और यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन आज देखिए कि बिल्कुल यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का नज़ारा जो है वो बिल्कुल बदला हुआ है। गया में तापमान 45.3 डिग्री यानी 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। झुलसाती गर्मी की वजह से लोग अलग अलग तरीकों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप और भारी उमस की वजह से लोग यहाँ पटना में बेहाल हैं। विदर्भा का इलाका, तेलंगाना, कोस्टांध्र प्रदेश, यहाँ अगले 48 घंटे हीटवेव और रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत में ज़्यादा राहत नहीं है अभी। अगले 3 से 4 दिन तक ये गर्मी बरकरार रहेगी, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली हैं, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार, झारखंड के इलाके हैं, उड़ीसा बहुत क्रिटिकल है। तो यहाँ तो अभी हीटवेव अगले 3 से 4 दिन जारी रहेगी। दिल्ली के वीआईपी इलाके जनपथ में 2 बाइक सवार युवकों ने चेकिंग के दौरान दिल्ली पुलिस के एएसआई को टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद दोनों युवक हुए फरार।
रविवार की सुबह दिल्ली के वीआईपी इलाके जनपथ में एएसआई रामनिवास को दो बाइक सवार युवकों ने उस वक्त टक्कर मार दी जब वो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। रामनिवास ने बाइक सवार युवकों को रुकने का इशारा किया था, लेकिन दोनों बाइक सवार रामनिवास को टक्कर मारकर फरार हो गए। घायल रामनिवास को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस सीसीटीवी के सहारे दोनों युवकों की तलाश कर रही है। दिल्ली में इस तरह का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस के कई जवान तेज रफ्तार गाड़ियों के शिकार बन चुके हैं। मुंबई गोवा हाईवे पर एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक की दूसरे ट्रक से भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग। कई घंटे बंद रहा हाईवे। एक के बाद एक लगातार हो रहे हैं धमाके और आग की उठती भयानक लपटें। ये तस्वीरें मुंबई गोवा हाईवे की है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एलपीजी से भरा एक ट्रक ने दूसरे एक ट्रक से टकरा गया। भयानक टक्कर के बाद एलपीजी से भरा ट्रक एक के बाद एक कई धमाके हुए। घटना पुणे हमरापुर बाईपास पर हुई है। हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे की वजह से कई घंटे मुंबई गोवा हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिहार की राजधानी पटना में आज राज्य के डॉक्टरों ने निकाला पैदल मार्च। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के विरोध में निकाला गया ये मार्च। ये तस्वीरें हैं पटना की, जहां सैकड़ों डॉक्टरों ने राज्य सरकार के क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के विरोध में आईएमए हॉल से डाक बंगला चौराहे तक पैदल मार्च निकाला और राज्य सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की। डॉक्टरों का कहना है कि ये बिल जन विरोधी है और इससे इलाज महंगा हो जाएगा। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में प्राइवेट नर्सिंग होम और क्लिनिकों के लिए कई जरूरी शर्तें रखी गई हैं, जिसमें ट्रेंड लोगों को ही अब काम करना होगा और साथ ही मरीजों को हर तरह की सुविधाएं भी देनी होंगी। आईपीएल की सीजन 8 के फाइनल में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दोनों टीमों के बीच रात 8 बजे कोलकाता में होगी खिताबी जंग। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में होने वाले खिताबी जंग के लिए सारे टिकट बिक चुके हैं। मुकाबला 2 बेहतरीन टीमों के बीच है। दर्शकों को अपने टिकट के पैसे वसूल होने की पूरी उम्मीद है। धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स 6ठी बार आईपीएल का फाइनल खेल रही है, जिसमें से 2 बार चेन्नई ने खिताब अपने नाम किया। रोहित शर्मा की टीम मुंबई इंडियंस ने 1 बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की। 2013 में मुंबई ने चेन्नई को हराकर खिताब जीता था। आईपीएल के फाइनल में तीसरी बार मुंबई और चेन्नई की टीम आमने सामने होंगी। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को टीम इंडिया का डायरेक्टर बनाया जा सकता है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि सौरव कोच बनना चाहते हैं। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक सौरव गांगुली टीम इंडिया के साथ बांग्लादेश दौरे पर जाएंगे। सौरव बतौर टीम डायरेक्टर जुड़ सकते हैं। फिलहाल रवि शास्त्री टीम इंडिया के डायरेक्टर हैं। विश्व कप के बाद डंकन फ्लेचर का बतौर कोच करार खत्म हो चुका है। इसके बाद से कोच का पद खाली है। सूत्रों के मुताबिक सौरव गांगुली टीम इंडिया के कोच बनना चाहते हैं। बीसीसीआई ने अभी कोच को लेकर फैसला नहीं किया है। सवाल ये भी है कि क्या इस बार भी टीम इंडिया को विदेशी कोच मिलेगा या देसी। बांग्लादेश दौरे में टीम इंडिया को 1 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेलना है। टेस्ट मैच 10 जून से शुरू होगा। यूरोपीय देश आयरलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता। दुनिया में पहली बार वोटिंग से लिया गया फैसला। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में जैसे ही जनमत संग्रह का नतीजा आया, समलैंगिकता के समर्थक झूम उठे। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने के लिए आयरलैंड में शनिवार को लोगों के बीच में वोटिंग कराई गई थी। करीब 32 लाख लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, जिसमें 62% ने समर्थन में वोट दिया। कट्टर कैथोलिक ईसाई देश माने जाने वाले आयरलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिलना बड़ा बदलाव है। आयरलैंड में 20 साल पहले तलाक भी गैर कानूनी था और आज भी गर्भपात की इजाजत नहीं है। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला आयरलैंड दुनिया का 19वां देश बन गया है।